बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं जनरल आसिम मुनीर अब लाइकली एज आर्मी चीफ कंटिन्यू करेंगे और वो पाकिस्तान के एक वाहिद आर्मी चीफ बनेंगे जो OTA से होंगे, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से। ये तमाम तर मामला कैसे लेकर चलेंगे और उसके बाद ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट करेगा, ये स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स के हवाले से होगा कि ये पॉलिटिक्स को कैसे असरअंदाज होंगे। ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो नवाज शरीफ की ख्वाहिश है ना जनरल आसिम मुनीर से, वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर आएंगे और फिर आर्मी एक हेवी क्रैकडाउन करेगी PTI के ऊपर और वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ नवाज शरीफ की प्लानिंग है। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अलबत्ता GHQ तो न्यूट्रलाइज हो गया। जनरल आसिम मुनीर जैसे ही कमांड लेंगे उसे 3 से 4 महीने लगेंगे अपनी कमांड को एस्टेब्लिश करने में। GHQ के ऊपर बहुत सारे ट्रांसफर्स और प्रमोशंस वगैरह करने होते हैं, बहुत सारी चीजें दाएं बाएं फेंकनी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा ट्रांसफर्स और प्रमोशंस जनरल कमर जावेद बाजवा खुद जनरल आसिम मुनीर के आने से पहले ही करके गए। वजह यह थी कि वो कोई रूम नहीं देना चाहते थे जनरल आसिम मुनीर को। मसला यह है कि जनरल आसिम मुनीर को वो एक कंसोलिडेटेड स्पेस में लेकर जाना चाहते थे। इसकी वजह यह है कि कोई भी नया आर्मी चीफ आए उसके पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल ना हो जिसके थ्रू वो जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करवा सके। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी जाने वाले आर्मी चीफ को सबसे ज्यादा डर लगता है ना, वो उसे डर लगता है जो इंक्वायरी उसके खिलाफ अगर करे तो वो GHQ करे। अगर GHQ ने किसी भी जाने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट करना शुरू कर दी तो इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आर्मी चीफ के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कंडक्ट करना शुरू कर दी आर्मी चीफ के ऊपर तो उसको बड़ा प्रोसेस लेना पड़ेगा। पहले ट्रायल होगा, फिर दरखास्तें जाएंगी, फिर एक पार्टी को सुना जाएगा, फिर दूसरी पार्टी को सुना जाएगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट होगी, फिर गवाह लाए जाएंगे, फिर ये बताया जाएगा वो बताया जाएगा, फिर 10, 15, 20 पार्टियां आ जाती हैं। सो इसमें बड़ा टाइम लगता है और डिक्टेटर्स एक्चुअली में सूट करता है डिक्टेटर्स को कि उनका ट्रायल वगैरह सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। लेकिन अगर कोई जनरल उसको GHQ ही ट्रायल करना शुरू करे तो वहां पर प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है। अक्रॉस द रैंक में से 5 के करीब ऑफिसर्स लिए जाते हैं। ये नॉर्मली पैनल होता है, 3 का भी होता है, 5 का भी होता है, 7 का भी पैनल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और उसमें लोअर से लेकर सुपीरियर ऑफिसर्स तमाम रैंक के लोग शामिल होते हैं और डिफरेंट रेजिमेंट से भी लिए जाते हैं। कुछ लोग उसकी अपनी रेजिमेंट से भी लिए जाते हैं। सो वहां पर ये इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। विद इन वीक्स इंक्वायरी भी कंडक्ट हो जाती है, विद इन वीक ट्रायल भी शुरू हो जाता है और विद इन वीक ट्रायल कंडक्ट भी हो जाता है और उसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। और जिसके बाद आर्मी चीफ को रिकमेंड किया जाता है कि ये ट्रायल हुआ था, इसके नतीजे में इसको ये सजा दी गई है और उसके बाद आर्मी चीफ उसे एंडोर्स कर देता है। सो इन चीजों से फौजियों को बहुत ज्यादा डर लगता है। और वो जो ट्रायल वगैरह हुआ है किसी भी फौजी का, सो वो ट्रायल कभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं हो सकता एक कानून के मुताबिक, लेकिन उस कानून को भी चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट की नीयत हो तो। और इस ट्रायल को बहुत क्विकली कंडक्ट किया जाता है और जिसके बाद जो सजा दी जाती है वो बड़ी खतरनाक सजा दी जाती है और उसके बाद उस जनरल को बख्शा नहीं जाता या उस ऑफिसर को बख्शा नहीं जाता। ऐसा कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री के अंदर। कुछ जनरल्स को ट्रायल जरूर किया गया है लेकिन कभी किसी आर्मी चीफ का ट्रायल नहीं किया गया। अगर हिस्ट्री बदलनी हो तो ये हो सकता है। सो इसीलिए जनरल कमर जावेद बाजवा को बड़ा डर लग रहा था आर्मी के अंदर से और GHQ के अंदर से। यहाँ पर मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी बंदा रिटायर हो चुका हो तो सर्विसेज रूल के मुताबिक उसे वापस बुलाया जा सकता है, उसके मिसकंडक्ट के हवाले से उसको पूछा जा सकता है और उसका दोबारा से ट्रायल वगैरह किया जा सकता है। सो ये भी हो सकता है और इसमें आर्मी चीफ भी आते हैं। सो ये वो तमाम तर चीजें हैं जिससे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को डर लग रहा था। इसीलिए उसने तमाम तर ऐसी प्रमोशंस वगैरह की जो उसके वफादार हो, ताकि आने वाले टाइम के अंदर अगर कोई पैनल भी बने कोर्ट मार्शल का तो उसमें भी उसके वफादार होने चाहिए। और अगर नवाज शरीफ बहुत जल्दी में जनरल बाजवा को पनिश करना चाहता है तो जनरल आसिम मुनीर को कन्विंस कर दे कि इसका ट्रायल शुरू करे विद इन GHQ। और मेरी भी रिकमेंडेशन ये होगी कि जनरल आसिम मुनीर ही ट्रायल कंडक्ट करवाना शुरू करे जनरल बाजवा के खिलाफ विद इन GHQ। और फ्रेंकली स्पीकिंग जनरल आसिम मुनीर ट्रायल अगर करवाने के ऊपर आए तो करवा भी सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। विद इन 2 to 3 वीक्स ये ट्रायल कंडक्ट करवा सकता है। अगर नवाज शरीफ सोच रहा है कि आर्टिकल 6 के मुकदमे में इसको मैं ट्रायल करूंगा तो वो बहुत लंबा खिंचेगा और वो बहुत लंबा खिंचेगा और उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ जाएंगी। सो ये है जनरल बाजवा की असल में वरीसम, मतलब जनरल बाजवा को जिस चीज से बहुत ज्यादा खतरा था वो ये है, इसीलिए उसने प्रमोशन वगैरह किए। अब जनरल आसिम मुनीर को कितना टाइम लगेगा खुद को GHQ के अंदर स्टेब्लिश करने में? तकरीबन 4 से 5 महीने लग जाएंगे। बहुत सारे ऑफिसर्स इधर से उधर करने होते हैं। सबसे बुनियादी मसला यह होगा कि CGS कौन सा लगाता है। क्या जनरल अजहर अब्बास को कंटिन्यू करवाता है या उसे CGS से हटा देता है? मेरे ख्याल में जैसे ही वो स्टिक ले लेंगे और चार्ज हैंडओवर हो जाएगी उनको तो वो आने वाले हफ्तों के अंदर ही बहुत ज्यादा प्रमोशन डिमोशन वगैरह करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो एक्चुअली चीज हमने देखनी है वो ये देखनी है कि वो ISI को कैसे ट्रीट करते हैं। या वो ISI को छोड़ देते हैं नवाज शरीफ के ऊपर कि नवाज शरीफ कहेगा कि ISI के अंदर अब जो भी बंदे होंगे वो मेरी तरफ
से लाएंगे। तो वो मामला जनरल आसिम मुनीर कैसे देखते हैं? यहाँ जो आईएसआई के अंदर जो रोग एलिमेंट्स है उनको बुलाते हैं वापस जीएचक्यू के अंदर और उनको सबसाइड करने की कोशिश करते हैं। और जो एक्चुअली में चीज देखनी होगी वो ये होगी कि जो गुजरांवाला के कोर कमांडर है जनरल आमिर, उसके साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इनके हवाले से मशहूर है कि करप्शन के ऊपर इनके बड़े सख्त स्टैंड है और ये करप्शन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, और भी बहुत सारी चीजें। सो अगर ये बातें सच है जो कि सुनाई जा रही हैं कलीग्स के थ्रू, तो ये बातें अगर सच है तो फिर नवाज शरीफ के साथ ये बंदा चल नहीं सकेगा। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, वो इस बात से लग रहा था कि नवाज शरीफ कहीं जनरल आमिर को ही ना प्रमोट कर दे, और जनरल आमिर के हवाले से सबसे ज्यादा खतरे की घंटी थी मेरे जहन में। और नवाज शरीफ ने ये सबसे बड़ी गलती की है कि जनरल आमिर को प्रमोट नहीं किया। अगर जनरल आमिर को प्रमोट करता तो जनरल आमिर जेन्युइनली एंटी इमरान था और जनरल आमिर बिल्कुल प्रो पीपीपी था। अब जो भी जनरल प्रो पीपीपी होता है ना, वो दहशतगर्द होता है, मैं आपको गारंटी करके देता हूं। जो भी बंदा प्रो पीपल्स पार्टी हो या जो भी बंदा प्रो पीपल्स पार्टी हिमायती हो, आप उसे देख लें मीडिया के अंदर हो, आप उसे देख लें सिविल सोसाइटी में हो, या आप उसे किसी भी और सेगमेंट से उठा ले, वो एग्जैक्टली दहशतगर्द होता है। जो लिबरल पार्टीज होती हैं वो टेररिस्ट होती हैं, वो थोड़ी सी दहशतगर्द टाइप होती है, वो फाशिस्ट होती है, वो लोगों को मारना मरवाना ये सब काम हलाल समझती है, क्योंकि उनका खुदा के ऊपर ईमान वगैरह कम होता है और वो बहुत ज्यादा सेक्युलर होती है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी उनके विरसे में होती है। लकीली इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरे ख्याल में इमरान खान इस तमाम तर समरी को अप्रूव भी कर देगा। और क्योंकि जनरल आसिम मुनीर के ऊपर कुछ ज्यादा इल्जाम वगैरह भी नहीं है, बड़ी फेयर रेपुटेशन है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो खुद को कैसे कंडक्ट करते हैं। बाय द वे इनकी जॉब बड़ी हार्ड होने वाली है, इतनी आसान जॉब नहीं होगी जनरल आसिम मुनीर की जिस तरह के लोग समझ रहे हैं कि आएंगे बैठेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फौज डिवाइडेड है, मुल्क डिवाइडेड है, कश्मीर के ऊपर हमले की साजिशें हो रही हैं, सो अमेरिका को कैसे कंडक्ट करना है, ये बहुत सारी चीजें होंगी जो जनरल आसिम मुनीर को डील करनी पड़ेंगी। और उसके अलावा जो इनका अपना पर्सनल स्टैंस है जो कि एंटी करप्शन के हवाले से, सो वो कैसे कंडक्ट करेंगे। अब जीएचक्यू मेरे ख्याल में बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो खुद को सियासत से अलग कर देगा। लेकिन एक्चुअली में जो सियासी एक्टिविटीज थी वो तो जीएचक्यू करता ही नहीं है, वो तो डीजीआईएसआई करता है। अब डीजीआईएसआई को कौन लगाम डालेगा, ये वो चीजें हैं जो देखनी है। अगर जनरल आसिम मुनीर लगाम डालने के ऊपर आए तो एक फोन कॉल ही काफी है, और अगर जनरल आसिम मुनीर लगाम नहीं डालना चाहते तो फिर नवाज शरीफ के ऊपर डाल देंगे कि भाई नवाज शरीफ चला रहा है, मैं तो चला ही नहीं रहा हूं। सो ये टोटली डिपेंड करता है विल और नियत के ऊपर। और क्या इतनी जल्दी जनरल आसिम मुनीर के अंदर वो विल वो एबिलिटी आ चुकी है जिसके थ्रू वो नवाज शरीफ की जजमेंट को चैलेंज करना शुरू कर दे? ये वो चीजें जो हमने फ्यूचर में देखनी पड़ेंगी कि वो किस तरह से खुद को कंडक्ट करते हैं। बहरहाल बाकी जो चीजें हैं कि जीएचक्यू की तरफ से इमरान खान के लिए हॉस्टिलिटी बहुत कम हो जाएगी। हाँ, आईएसआई के अंदर वो रोग एलिमेंट सारे के सारे बैठे हुए हैं, और बाय द वे जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन भी करनी होती है ना, वो सारी की सारी आईएसआई के थ्रू ही होती है। जीएचक्यू कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। जीएचक्यू के तमाम तर जो काम होते हैं पॉलिटिकली वो आईएसआई करवा देती है। सो अगर किसी आर्मी चीफ ने पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करवानी भी हो तो वो आईएसआई के ऊपर पहले कंट्रोल हासिल करता है, जैसे जनरल बाजवा ने किया, और उसके बाद जाकर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वगैरह करना शुरू करते हैं। लेकिन आईएसआई के अंदर इस वक्त वो तमाम रोग एलिमेंट्स मौजूद है जिसकी वजह से पीटीआई को खतरा है। बाकी रही जीएचक्यू की बात, वो इस वक्त मेरे ख्याल में इतना इफेक्टिव नहीं है और आने वाले 6 महीनों के अंदर उसको खुद को रिपेयर करना है। सो वो बहुत लंबे अरसे तक सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच।